बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने इलियास अहमद गद्दी के सवानही कवायद पर हमने बात की थी और हमने देखा था कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से उनके अहम गोशे हैं, उनकी तसानीफ़ क्या क्या है और किन किन असनाफ़ में उन्होंने तबा आज़माई की है। उन्हीं में एक असनाफ़ एक है जिसका नाम है नावल। हम जानते हैं कि इलियास अहमद गद्दी ने 3 मतबूआ और एक गैर मतबूआ नावल लिखा। कुल तादाद 4 है। पहला नावल उनका ज़ख्म के उन्वान से 1953 में मशवरा बुक डिपो दिल्ली से शाये हुआ। ये नावल अभी दस्तयाब नहीं है, लेकिन अनकरीब उसके शाये होने के इम्कानात हैं। दूसरा नावल है बहुत तगोदों के बाद रेख्ता वालों ने अपलोड किया। ये नावल मरहम के नाम से 1954 में शाये हुआ और इसी नावल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामुद्दीन ने किताबी सूरत में शाये कर दिया है। तीसरा नावल फायर एरिया है, जो हमारे निसाब में शामिल है और झारखंड के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में भी शामिल है। ये उनका मशहूर नावल है। चौथा जो नावल जो ज़हन जदीद में किस्तवार शाये हुआ, उसका नाम है बग़ैर आसमान की ज़मीन। ये नामुकम्मल नावल है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जितना भी नावल का हिस्सा शाये हो चुका है उसको यकजा करके शाये किया जाए, ताकि मालूम हो सके कि उनकी तख्लीकी इनफरादियत क्या क्या है। इस बाब में हम लोग आज की वीडियो में हम लोग इलियास अहमद गद्दी के मशहूर नावल, जिस पे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, उस पर बातें करेंगे और उसकी जो सूरत हाल है उसका हम जायज़ा लेंगे, क्योंकि JSSC CGL के निसाब में ये नावल शामिल है और बच्चों को बहुत दुश्वारी हो रही है कि इतने बड़े नावल को कैसे अहाता किया जाए, इसमें जो कैसे कैसे किरदार हैं उनको कैसे याद रखा जाए। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन भी अपलोड किया जाएगा जिसमें 20, 30, 40 सवाल तक दिए जाएंगे, ताकि मालूम हो सके कि इसमें किस किस तरह से सवालात आ सकते हैं। तो आइए हम इस नावल के तीनों हिस्सा पर हम तफसील से रोशनी डालते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से किरदार हैं और इसकी मरकज़ी कहानी क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं नावल फायर एरिया का तनक़ीदी जायज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास अहमद गद्दी के नावल फायर एरिया का तनक़ीदी जायज़ा। इलियास अहमद गद्दी की शोहरत उनके नावल फायर एरिया से है, जबकि उन्होंने अफ़साने भी लिखे हैं, सफ़रनामा भी लिखा है, तराजिम भी किए हैं और दूसरी असनाफ़ में भी तबा आज़माई की है, लेकिन उनकी बुनियादी शोहरत फायर एरिया की वजह से है। इस नावल पर उन्हें 1996 में साहित्य अकेडमी नई दिल्ली का इनाम भी मिल चुका है। ये नावल एक मकरूह और इस्तेहसाली निज़ाम का मुरक्का है, यानी जो जुल्म व सितम हो रहा था एक ज़माने में मज़दूर के साथ, उन मज़दूरों के इस्तेहसाल की कहानी इस नावल में बयान की गई है। नावल कोयला मज़दूरों की ज़िंदगी पर मबनी है। हम जानते हैं कि झरिया में जो कोयलवरी वग़ैरह है, वहाँ के मज़दूरों की कहानी है। इलियास अहमद गद्दी का कमाल ये है कि उन्होंने पहली मर्तबा कोलफील्ड की ज़िंदगी को उर्दू अदब से मुतारिफ़ कराया। इनसे पहले नावलों की शक्ल में ख़ास तौर से किसी नावल निगार ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, लिहाजा गद्दी साहब ने नया नुक्ता पेश किया और अपनी पहचान इसी नावल से इसी नए मौजू को बुनियाद बनाकर की। वो इस मामले में यगाना व यकता है, मतलब कि उनसे पहले ना उनके बाद किसी नावल निगार ने इस मौजू को बरता है। उनका ताल्लुक़ चूँकि झरिया ज़िला धनबाद, जो पहले बिहार का हिस्सा था, और मौजूदा झारखंड में वो हिस्सा है, उसके गद्दी ख़ानदान से था। ये बात वाज़ेह रहे कि इलियास अहमद गद्दी ने अंग्रेज़ों के ज़माने में यानी ग़ुलाम हिंदुस्तान में आँखें खोली, आज़ाद हिंदुस्तान में नावल लिखा और उनके वफ़ात के बाद झारखंड जब अलग हुआ तो हम उन्हें झारखंड के अफ़साना निगार के तौर पर और नावल निगार के तौर पर जानते हैं। वो नज़रियाती तौर पर इश्तराकी थे, यानी कम्युनिस्ट थे, तरक्की पसंदी नज़रियात के हामिल थे और इसी वजह से उन्होंने ऐसे मौज़ूआत पर कलम उठाया जो मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हों।
वो खुद मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए मज़दूर के दर्द को बखूबी समझते थे। उन्होंने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए यानी नावल और अफ़सानों के ज़रिए इस दर्द को पेश किया है उर्दू अफ़साने में, जिसकी बेहतरीन मिसाल फायर एरिया है और चंद अफ़साने भी हैं। दरअसल इलियास अहमद गद्दी इंसानी तारीख़ को इस्तेहसाल की तारीख़ तस्वुर करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जब से इंसान ने आँखें खोली हैं, दुनिया में कदम रखा है, वो एक तबका होता है जो बुर्जवा होता है, जो ऊपर का तबका होता है वो नीचे तबके वाले पर जुल्म व सितम करता है। ये उसकी तारीख़ है इंसान की। और इंसान के तमाम मसाइल की जड़ में भूख को ज़िम्मेदार करार देते हैं, जिसके सबब ऐसा भी होता है कि कीड़े लगे हुए आम को भी आदमी खाने पर मजबूर होता है। यही भूख है जो इंसान को गैर अखलाक़ी हरकतें करने पर मजबूर करता है। वली दकनी का मशहूर शेर है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इलियास अहमद गद्दी का ख़्याल है कि ये सूरत हाल समाज के बड़े लोगों के ज़रिए पैदा की जाती है ताकि उनका साम्राज्य, उनका दबदबा, उनका खौफ व दहशत आवाम पर कायम रहे, गरीब आवाम पर, मज़दूरों पर, मजबूरों पर, और हाकिम वो बने बैठे रहें और बेज़ुबान लोग, मजबूर लोग उनकी अपनी बेबसी पर रोते रहें और उनके गुणगान करते रहें। ये नावल ज़िंदगी की मुस्बत कदरों की तर्जुमानी में अपने हुकूक़ की लड़ाई के लिए बेदार करता है। इस नावल में जो सहदेव का किरदार है वो बिल्कुल इसी तरह है, जो अपने आप को चाहता है कि वो लोगों की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझता है और वो चाहता है कि इस तरह का इस्तेहसाल लोगों में ना हो जो वहाँ पे कोलफील्ड में वो देख रहा है। नावल फायर एरिया 3 अबवाब पर मुश्तमिल कोलफील्ड में हो रही इस्तेहसाल और गरीब मज़दूरों की कर्ब की कहानी है। कहानी शुरू से आखिर तक हम देखेंगे तो उसमें यही बयान किया गया है। ये नावल पहली बार डॉक्टर हुमायूं अशरफ के बकौल पहली बार झरिया के किसी प्रेस से शाये हुआ और उसी साल 1994 में मेयार पब्लिकेशन नई दिल्ली से शाये हुआ। और उनका ये भी कहना है कि इस नावल का मुसव्वदा 8 साल तक पड़ा रहा उनके पास, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्योंकि हिंदी के एक मशहूर नावल निगार हैं संजीव जी, उनका नावल भी आया था इसी पस मंज़र में, सावधान नीचे आग है। और बाज़ नाक़िदीन इस पर चरबे का इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि दोनों नावलों में एक नावल को कहते हैं कि वो इसकी मतलब एक दूसरे का चरबा किया गया है। इस नावल में बयान किए गए वाक़यात और मंज़र निगारी को देखते हुए 1996 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया और मेरे ख़्याल से ये झारखंड के पहले अदीब हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, जो सूबे झारखंड की वाहिद ये फ़ख्र की बात है। इस नावल के ज़रिए इलियास अहमद गद्दी ने कारी को धनबाद ज़िला झरिया के ख़ित्ते की कोलफील्ड की सच्ची कहानी से रूबरू कराया है, जिसमें मुसन्निफ़ का तजुर्बा और मुशाहिदा बैक वक्त दोनों शामिल है। अब आते हैं इसके हिस्से की तरफ। हम जानते हैं कि ये नावल 3 हिस्सों में बांटा गया है। नावल का कैनवस बड़ा होता है अफसाने के मुकाबले में, लिहाजा इस नावल को 3 अबवाब में 3 हिस्सों में बांटा गया है। हम तीनों अबवाब को अलग अलग हिस्सों को देखेंगे कि किस हिस्से में कौन सी बात। कहानी शुरू होती है ननकू से, जो कोलफील्ड में मज़दूरों की सप्लाई का काम करता है और वो इस नावल के जो मरकज़ी किरदार सहदेव है उसको उसके गांव सतगावा ज़िला गया से लेने गया है कि चलो तुम्हें हम नौकरी दिलवाएंगे। सहदेव बादिले ना खास्ता यानी ना चाहते हुए भी अपनी भाभी, भावज, भतीजा लड्डू और अपने महबूब को छोड़कर वो गांव से शहर आ जाता है और उस बीच में रास्ते में उसको एक बरगद का पेड़ मिलता है जहां उससे उसकी महबूब की यादें ताज़ा है ना, जलिया है उसके महबूब का मकान भी पड़ता है रास्ते में, तो वो उसको भी याद करके बहुत कुढ़ता है, जबकि उससे पहले उसने वादा कर लिया है कि तुम किसी से शादी मत करना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको जलिया की सारी बातें याद आ रही हैं जिसने माल
ललोरी की कसम खाकर कहा था, अगर तेरे सिवा मेरी शादी कहीं और होगी तो गिरधारी के कुएं में डूबकर जान दे देगी। इससे भी वादा लिया था कि वो उसको नहीं भूलेगा। हर माह 6 महीने में, खासकर फागुन महीने में ज़रूर आएगा, होली के मौके पर। पक्की सड़क पर पहुंचते पहुंचते 2 और आदमी मिल जाते हैं। मतलब ननकू 2 और आदमी को ले जाता है। उसका नाम है, एक रसूलपुर का रहमत मियाँ है और दूसरा सतगावा का जगेशर दुसाद है। उनको भी ननकू काम दिलाने शहर ले जा रहा है कोलफील्ड में। ननकू के ढोढ़े के सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा था, उस पर कपड़ा धोया जाता था। मतलब जो जहाँ ये लोग मजदूर रहते थे उसको ढोढ़ों के नाम से याद किया गया है। और उस पर बैठकर ननकू नहाता भी था। धर्मपुर कोलवरी का मालिक प्रफुल्ल जोशी, जिसने कालाचंद को शराब की आदत लगवाई थी और मज़दूरों में जो सर उठाता उसकी पिटाई करवाता, जिसको 35 रुपया हफ्ता मिलता था। कालाचंद ने सहदेव को देखकर ननकू से बोला, क्या ननकू भाई, आपकी तो बड़ा अच्छा पाठा लाया है। मतलब अच्छा मतलब तगड़ा लाया है, जो काम करने वाला। कालाचंद 1940 में कोलफील्ड में आया था और उसने कुमार बाबू, जो मज़दूरों के हक़ में लड़ाई करते हैं, रात में झरिया से लौटते वक्त मौत के घाट उतार दिया था। 2 महीना 13 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया और मालिक ने भी उससे हाथ खींच लिया था, मगर वकील किशोरी बाबू की कोशिशों से वो बेदाग निकल आया। प्रफुल्ल जोशी ने उसे फिर कोलवरी में घुसने नहीं दिया। उसकी बहन रानी को 2 साल तक दाश्ता बनाए रखा। कालाचंद को इस बात का बड़ा रंज था। ज्वाला मिसिर, जिसकी उम्र 40 बरस है, फुलमनिया के साथ पकड़े गए हैं। जब कोई उन्हें सलाम करता तो कहते थे, जिया आनंद करा। इसमें भोजपुरी अल्फाज भी शामिल किए गए हैं। कुछ लोग भोजपुर के ताल्लुक़ रखते हैं। फुलमनिया, जो ज्वाला मिसिर के घर में घुसते हुए सिर्फ पान वाले मंगल को, जिसको घुसते हुए पान वाले ने देखा था, लेकिन उसने एक कायस्थ श्रीवास्तव से सारा माजरा बयान कर दिया था। श्रीवास्तव मौके की तलाश में था। ज्वाला मिसिर यूनियन का लीडर था, उसने श्रीवास्तव का पत्ता साफ कर दिया। श्रीवास्तव ज्वाला के बारे में कहता था, सांप में काला सांप और ब्राह्मण में काला ब्राह्मण बहुत ख़तरनाक होता है। ज्वाला से जमालुद्दीन अंसारी ने मजाक में कहा था, यही बात कही थी। नावल में ये भी दिखाया गया है कि बेकार और परती ज़मीन पर में, यानी ढोढ़े यानी मज़दूरों के रिहायशी क्वार्टर में, जिनमें भूइयाँ ढोढ़ा, मोगरिया ढोढ़ा, गेवाली ढोढ़ा और उन सब से अलग बावरी ढोढ़ा है। बावरी बंगालियों की एक गरीब ज़ात होती है। शराब के नशे में अक्सर झूम कर गाते हैं। ये गाना गाते हैं, बोड़ो घोरे बहू बेटी, बोड़ो बोड़ो चोल गो, घुमाए घुमाए खोपा बांधे, माथे गेंदा फूल गो। सहदेव, रहमत मियाँ और जगेशर दुसाद सभी ने सरसा कोलवरी में नौकरी शुरू की। मतलब जहाँ उन्होंने नौकरी का आगाज़ किया वो सरसा कोलवरी उसका नाम है। सहदेव को जब पहला हफ्ता शनिचर को मिलता था तो यूनियन लीडर ज्वाला मिसिर उससे 1 रुपया वसूली का मांगता है। मतलब ये कि वहाँ अब इस्तेहसाली निज़ाम को दिखाया जाता है कि पैसे मज़दूरों को मिल रहे हैं, लेकिन कौन कौन से लोग आते हैं उनसे पैसा मांगने, जिसे लालू दुसाद ने बाद में ले लेने को बात टाल कर कहता बाद में देंगे। यहाँ का उसूल था कि नए आने वाले मज़दूरों से 1 रुपया लेकर मेंबरशिप के लिए नाम जोड़ा जाता। ज्वाला मिसिर सहदेव से उसके बारे में पूछता है तो पता चलता है कि पूरा नाम सहदेव प्रसाद दरमानी है, बाप का नाम स्वर्गीय कैलाश रमानी है और पता ग्राम सतगावा, ज़िला गया है। यहाँ का उसूल था कि जब भी मज़दूरों को हफ्ते में तनख्वाह मिलती, उसमें से 1 रुपया यूनियन लीडर, 2 माइनिंग सरदार और 1 रुपया मुंशी को देने पड़ते थे। यहाँ का माइनिंग सरदार राम अवतार था, जिसे कान के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल थी। 1 महीना बाद रहमत मियाँ ने 50 रुपये घर मनी ऑर्डर किए। अपनी बीवी खातून, जिसका नाम नावल में खतुनिया आया है, जिसे गांव में नहीं बोलते हैं, खातून से खतुनिया के नाम, साथ ही उसने 2 खुशबूदार साबुन और 1 बोतल खुशबूदार तेल भी उसके लिए भेजा है। कोई 3 महीने बाद सहदेव तनख्वाह लेने खिड़की पर खड़ा था, तभी कालाचंद बावरी पहुंचा और सारे नोट उसको देते हुए कहा, ये रख लो, मैं बाद में ले लूँगा।
तब पता चला कि कालाचंद कपिल सिंह के आदमियों के डर से घबरा कर उसे पैसा थमा गया था, जिसे 3 आदमियों ने कालाचंद को घेर रखा था। सहदेव की वजह से कालाचंद को ज़्यादा मारपीट नहीं की गई। बीच में ननकू ने भी उसका बीच बचाव किया। कालाचंद ने कभी कपिल सिंह से रुपया लिया था जो सूद पर बढ़कर कई गुना बढ़ गया था, और जो सूद का कारोबार भी करता था। वही पैसा 10 रुपया हफ्ता सूद बढ़कर 200 रुपया हो गया था, जिसके लिए अब कालाचंद अब तक 300 रुपये दे चुका था। जहाँ ये लोग रहते थे शहर से ये इलाका 5 मील दूर था। जब रानी को मालूम हुआ, रानी उसका भाई बहन को, तब उसने कालाचंद को कपिल सिंह के उसके भाई कालाचंद को कपिल सिंह के आदमियों ने मारा है, तो उसने सूद समेत पैसा वसूल करने की धमकी दी है। तो वो 100-100 के 4 नोट अपने भाई को देती है लेकिन वो नहीं लेता है, तो सहदेव को देकर चली जाती है जो उसके साथ रहता है। रानी ने बताया था जब उसके पहले शौहर ने उसे निकाल दिया था और 500 रुपया चोरी के इल्ज़ाम में थाना में रिपोर्ट लिखवा दी थी, तो थाना से 300 रुपये में मामला रफा दफा करने पर राज़ी कर लेता है, और वही पैसे उसने उधार लिए थे जिसके लिए कालाचंद कपिल सिंह से पैसा लेकर उसे निजात दिलवाया था। कालाचंद से हमदर्दी पर ननकू सहदेव से सख्त नाराज़ है, जो 2000 रुपया महीना कमाता है। 20,000 रुपया उसका सूद में लगा हुआ है। 2 जुए के अड्डे चलाता है। 3 शराब की झोपड़ियाँ चलती हैं। जब कपिल सिंह को मालूम होता है कि सहदेव 10 क्लास पास है, तो उसे अपने पास मुंशी की नौकरी लालच के तौर पर देता है, लेकिन वो कबूल नहीं करता है। मतलब वो चाहते हैं कि जो भी पढ़ा लिखा हो मज़दूरों में उसे अपने साथ मिला लो, ताकि वो आवाज़ ना उठा सके। फिर ननकू भी यही बात कहता है, वो कबूल नहीं करता है। तो ये आप ही का आदमी है हुजूर, इससे नाराज़ मत होइएगा। हाज़री बाबू रानी का दूसरा शौहर है, जो औरंगाबाद का रहने वाला है। तनख्वाह तो 200 रुपया महीना मिलती है, लेकिन सैकड़ों मज़दूरों में 10-15 हाज़रियाँ बचा लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। इससे वो उसके ओवर कमाई होती है। उसने रानी के हाथ 400 रुपये भेजे थे कालाचंद की निजात के लिए। सहदेव ने किसी तरह लड़ झगड़ कर कपिल सिंह से 400 रुपये के बदले 300 रुपये में मामला तय करवाता है और 100 रुपये बचा लाता है, जिस पर कपिल सिंह के कहने पर चपरासी कहता है कि लेकिन आधी से ज़्यादा कोलवरी उसकी मकरूज़ थी। रहमत मियाँ कोई 8 महीना बाद 6 दिन की छुट्टी के लिए अपने घर जाता है और 15 दिन बाद वापस आता है। बिला नागा हाज़री बाबू ने उसकी हाज़री बना दी थी और साथ ही ये कहा था, कंबल तुमको नहीं छोड़ता या तुम कंबल को। कंबल से मुराद औरत है। रहमत मियाँ ने सहदेव को बताया कि जलिया की शादी हो गई है। रहमत मियाँ ने खबर दी यहीं कोलवरी में, जिससे सहदेव के गांव जाने की और भी हिम्मत नहीं होती है, वो जाना छोड़ देता है धर्मपुर के किसी आदमी के साथ। फिर यही बताया कि खरसावा हाई स्कूल का हेडमास्टर पंडित दीनानाथ, जिसको सब लोग पगला पंडित कहते हैं, उसे रांची पागल खाने में जाने की बात हो रही थी कि उसने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है। उसने सहदेव को पढ़ाया था पगला पंडित ने। मजुमदार कोलवरी का जूनियर क्लर्क है, जो सोनापुर बस्ती में एक कमरा किराए पर ले रखा है। ये बहुत कम लोगों से मिलता जुलता है। उसने शादी नहीं की है क्योंकि 200 रुपया महीना मिलता है। उसके मुताबिक 200 रुपये में बीवी का ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता है। ये मार्क्सी नज़रिए का हामी है। जब कोई उससे शादी की बात पूछता है तो वो अंग्रेज़ी का मकूला दोहराता है, व्हेन द मिल्क इज़ अवेलेबल इन द मार्केट देयर इज़ नो नीड टू परचेज अ काऊ। जब बाज़ार में दूध मौजूद है तो गाय ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इलियास मतगद्दी ने इस नावल में तवहुम परस्ती, मतलब जो वहम पैदा होते हैं गांव समाज में डायन का या और दूसरी चीज़ों का, उस पर भी हल्की से रोशनी डाली है ना। जिसमें लालू दुसाद जो एक घिसा हुआ मलकटिया है, मतलब माल काटता है, कोलवरी की हर चीज़ का इल्म रखता है। वो बताता है कि जब उसके मकान में अपने पीछे किसी ने खैनी मांगने की आवाज़ सुनी तो खैनी देने जैसे ही मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। जब वो बाहर निकला तो बुखार से तप रहा था। 5 दिन बाद बलियापुर से संतोष ओझा आया, जिसने
ओझा का सिस्टम था उस ज़माने में, तो उसने सरसों से झाड़ कर उसे ठीक किया था। इस पर तवहुम पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। एक दिन मजुमदार सहदेव को बताता है कि एक गाड़ी कोयला का वज़न 1 टन होता है और 1 टन में CFT 36 होता है, और कोल टब जिसे गाड़ी कहते हैं 40 CFT का होता है। इसका मतलब ये है कि हर कोल टब में 4 CFT ऐसा कोयला ऐसा कटता है जिसकी उजरत लेबर को नहीं मिलती है, और उसका सारा फ़ायदा मालिकों को होता है। खुद मजुमदार को तनख्वाह 200 रुपये मिलती है और दस्तखत 250 रुपये पर करने पड़ते हैं। सहदेव 2 बरस बाद अपने गांव अपने भाई की जिद से और ननकू की मदद से 15 दिन की छुट्टी लेकर जाता है, जहां देखता है कि गिरधारी का बाप और सुंदरी चमाइन दोनों मर गए हैं। दोपहर को सुंदरलाल उससे मिलने आया है। दोनों खरसावा हाई स्कूल में 7 क्लास तक पढ़े थे। सुंदरलाल सहदेव से कहता है कि वो जलिया को लेकर उड़ जाए, लेकिन सहदेव को डर है कि जलिया का मामा पटना में दारोगा है, 10 बरस के लिए अंदर कर देगा। सुंदरलाल ने ये भी कहा था कि तेरी भाभी ने सरामपुर में कोई लड़की देखी है। सहदेव को रहमत मियाँ के घर रसूलपुर जाना होता है, तो सुंदरलाल कृपा की साइकिल लाकर देता है। सहदेव रसूलपुर 5 बरस पहले भी आया था अपने बैल को ढूंढते हुए, लेकिन खान साहब की हवेली ही से पूछकर वापस चला गया था। गांव घुसने की उसकी हिम्मत नहीं या वो इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसके गांव से रसूलपुर कोई 7 कोस दूर था। रहमत मियाँ के घर को देखकर उसे संतोष महतो की बात आई कि गज भर कपड़ा दस्तरखान, वाह रे बेटा मुसलमान। 5-6 बरस का रहमत मियाँ का बेटा है जिसका नाम इरफान है। 4 घंटा रसूलपुर में गुजार कर सहदेव वापस अपने गांव आता है। साथ ही रहमत मियाँ की बीवी खतुनिया कहती है कि इरफान के अब्बू को बोलना कि वो बोल गया था कि चांदी की सिकड़ी भेजने को, वो भेज दे। अगले महीना खान साहब के यहाँ शादी है, क्या नंगी बुची जाऊंगी। जब सहदेव का गांव से वापस आया तो ननकू ने बताया कि रहमत मियाँ 3 दिन से लापता है। पूरी तफसील पर मालूम करने पर वह हाजरी बाबू के पास गया। मतलब ये कि उसका इंतकाल हो चुका है रहमत मियाँ का, और लोगों ने कैसे उसकी लाश को दफन कर दिया है, उसी पर अच्छी खासी कहानी है और अच्छे खासे मनाजिर को पेश किया है इलियास अहमद गद्दी ने। हाजरी बाबू नहा धोकर पूजा कर रहे होते हैं कि हाजरी बाबू ने भी ये भी कहा कि वो भाग गया है। कमज़ोर आदमी था, लेकिन सहदेव को यकीन है कि वो इतना सीधा और शांत आदमी था जैसे उसकी कोई मिसाल सरसा कोलवरी में नहीं है। कलाली पट्टी के ताड़ी खाने और अंडी खाने पर भी नज़र डाली। लौटते हुए शाम हो गई। सोनापुर मजुमदार के घर चला गया। मजुमदार से बातचीत में बताया कि रहमत मियाँ कान के अंदर गया और फ़ौरन 20-25 मिनट के अंदर बाहर निकल आया। मजुमदार बोला कि फॉर्म 9 पर 9 नंबर खाता में सब दर्ज होता है, आने का वक्त, जाने का वक्त और दस्तखत, उससे मालूम हो जाएगा। रहमत मियाँ पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मजुमदार के घर से निकला तो रात 10 बज चुके थे। बावरी ढोढ़े के करीब से गुजरते हुए उसे कालाचंद मिल गया। उसने बताया कि अब रहमत मियाँ इस दुनिया में नहीं रहा। फिर बताया कि इस बात का चश्मदीद गवाह मदना है, जिसकी जनाना यानी औरत को कपिल सिंह का भाई सुदामा सिंह ने अपने यहाँ 11 दिन रखा था। बाद में उसकी बीवी 2 महीना बीमार होकर एक दिन मर गई। मदना का घर बावरी ढोढ़ा में कालाचंद के घर से तीसरे वाला है। मदना के 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की 7 साल की बाप के साथ चूल्हा चौका बर्तन में हाथ बटाती है। मदना बोलता है कि जब हादसा हुआ था उससे 30 गज आगे था, तभी राम अवतार सरदार भागता हुआ गया और बोला कि सीधे घर चला जाए और किसी से कुछ न बताए। दूसरे दिन कपिल सिंह का एक आदमी उसके घर आकर ताकीद की थी, अगर किसी को ये बात मालूम हुई तो उसके बच्चे भीख मांगते सड़क पर नज़र आएंगे। मगर उससे पहले ही वो 2 आदमी को बतला चुका था, एक अपनी 7 साल बेटी कुसमी को और दूसरे अपने साथ पीने वाले कालाचंद को। सहदेव को गहरा धक्का लगता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी लाश के बारे में किसी को मालूम नहीं है। सहदेव को आए 2 दिन हो गए हैं, उसने गुस्ल तक नहीं किया है, लेकिन जब पोखर में नहाने के बाद उसे सुकून मिलता है नहाने के बाद, तो बाज़ार में आलू चाप खाकर वो पानी पीकर यूनियन ऑफिस की तरफ चल देता है। जो आलम मिसिर यूनियन ऑफिस में नहीं है,
उसने खगनलाल की दुकान से चाय पीकर माइनिंग सरदार राम अवतार से मुलाकात की। मालिक के मशवरे से इंचार्ज बाबू ने राम अवतार को रहमत किया की लाश ठिकाने लगाने को कहा, जो उसे बादिल नाखास्ता यानी ना चाहते हुए भी करना पड़ा। इसमें कपिल सिंह के 2 आदमियों ने भी उसका साथ दिया। एक दिन मजुमदार ने चिट्ठी ड्राफ्ट कर सहदेव को दिया कि उसे धनबाद ले जाकर कोर्ट में किसी से टाइप करवा कर पोस्ट कर दे, माइंस डिपार्टमेंट के नाम। हाजिरी बाबू ने अपने खाते में रहमत मियाँ को 9:07 में बाहर निकलने की बात दर्ज की थी और मरे हुए हाथ की उंगली का निशाना भी लिया गया था, ताकि सभी को मालूम हो जाए कि रहमत मियाँ कान से बाहर निकल गया था। कालाचंद शराब के नशे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि रहमत मियाँ कान के हाथ से मारा गया है और उसकी लाश को मांग की जाए। रात काफ़ी देर गुजर चुकी है, इसलिए सभी अपने अपने घोड़े में दुबके हुए हैं। जब कालाचंद की आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो सहदेव समझ जाता है कि ज़रूर वो मुसीबत में गिरफ़्तार है। घर से कालाचंद की आवाज़ आती है, जिस पर झाड़ियों के सरसराहट से 4-5 आदमियों का ज़ोरदार वार होता है और सहदेव बेहोशी के आलम में ख़ुद को हॉस्पिटल में पाता है। रानी ने बताया था कि ज़ख्मी हालत में उसने और चंद आदमियों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया था। सहदेव अस्पताल में बेहोशी के आलम में ख्वाब देखता है कि वो एक शेर है और वो उसे खाने के लिए छलांग लगा रहा है। उधर ऑफिस में मजुमदार ने इंस्पेक्टर को रहमत मियाँ से मुताल्लिक बताने के लिए उठा, जिसे इंचार्ज बाबू ने कपिल सिंह के आदमियों को बुलाकर उसे बाहर कर दिया। यहाँ नावल का पहला हिस्सा ख़त्म हो जाता है। मतलब इसमें बता दिया गया कि सहदेव अब मज़दूरों की हिमायत में है और रहमत मियाँ के इंतकाल पर उसी कोई दोस्ती नहीं है, बस वो हल्की फुल्की मुलाकात है। और उस मुलाकात में उसने समझ लिया है कि ये बहुत शरीफ आदमी है, क्योंकि उसके घर में उसकी बीवी से भी मुलाकात कर चुका है और उसी की तफ्तीश में वो लगा रहता है। किसी तरह उसकी लाश का मुआवज़ा मिल जाए ताकि उसकी बीवी का घर का खर्च चल सके। यहाँ पर पहला हिस्सा ख़त्म हो जाता है। नावल के दूसरे हिस्से में टर्नर मोरिसन कंपनी के मोहिना कोलवरी में ये बात सनसनी के तौर पर फैल जाती है कि CME इस्माइल साहब, जो अंग्रेज़ थे, जो अपने आप को लॉर्ड माउंटेन बेटन से कम नहीं समझते थे, उन्हें असगर ख़ान, जो पठान दंगल का मुखिया था, सिर्फ ये पूछने पर कि उसके भतीजे इदरीस ख़ान को गाली क्यों दी थी, गिरेबान पकड़कर नीचे खींच लिया। इनामुल ख़ान मोहिना कोलवरी के बेताज बादशाह थे, इलाके का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर। उसने ज़िला मुंगेर के पठानों का एक दंगल जमा कर रखा था। मजुमदार की नौकरी जब मोहिना कोलवरी में पक्की हो गई तो उसने ख़त लिखकर सहदेव को बुलवा लिया। सहदेव पिछले साल से घर पर ही रह रहा था। मजुमदार के सब समझाने देने पर अब वाइट साहब, जो इस फर्म के हेड थे, 11 दिनों तक हाज़िरी लगाने के बाद अचानक सहदेव से पूछ लिया था क्या मांगता। सहदेव बोला, साहब नौकरी। वाइट साहब ने ऑफ़िस आने को कहा। सहदेव को ऑफ़िस में जाने का मौका 3 घंटे बाद मिला। वाइट साहब ने पूछा कि तुम ABC का रहने वाला तो नहीं? ABC यानी बिहार के 3 अज़ला, आरा, बलिया और छपरा। यहाँ के लोगों को वाइट साहब से चिढ़ थी। सहदेव बोला, नो सर, फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट। सहदेव ने बताया कि 2 साल तक सरसा कोलवरी में काम किया था। फिर वाइट साहब सहदेव को लोकेश साहब के पास भेज देता है। लोकेश साहब चीफ पर्सनल ऑफिसर है। पठान दंगल का सलाहकार ईसार खां था। इस्माइल साहब ने अपने गिरबान पकड़े जाने को लेकर अपनी अहानत समझते हुए, यानी अपनी जिल्लत समझते हुए, टर्नर मोरिसन कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्माइल साहब के जाने से सिर्फ एक आदमी बहुत खुश था और वो थे घोषाल बाबू, जो कैश डिपार्टमेंट के बाबू थे। अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते थे। ये बंगाल की बाकोड़ा के रहने वाले थे। एक बूढ़े बंगाली ड्राफ्ट्समैन से बकझक हुई तो दोनों को हेड क्लर्क पाठक ने डांटा था। इस्माइल साहब के इस्तीफ़ा की तस्दीक के लिए PIT नंबर 7 का और मेन रखाल बाबू
आया था। इस्माइल साहब के एजाज़ में एक फेयरवेल पार्टी का इंतज़ाम भी करने को कहा था। एक दिन INTUC जो मोहिना कलवरी के पांव पसारने की कोशिश कर रही थी, उसने छुपते छुपाते इनामुल खां और मैनेजमेंट के लोग तकरीबन 100 मेंबर बना लिए थे। रात 9 बजे 5 आदमियों का एक वफ्द, जिसकी क़यादत लाला दीप नारायण कर रहा था, लोकेश के बंगले पर गुस्सा का इजहार करते पहुंचा, जहां लोकेश साहब ने उन लोगों को अलग अलग पार्टी बनाने की तरकीब दे डाली और हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। जहां लोकेश ने ठेकेदार भगत जी से राब्ता करने को कहा। उन 5 आदमियों में से एक सहदेव भी था। ये सभी मोहिना कलवरी में काम करते थे। अनथक कोशिशों के बावजूद मजुमदार ने CPI में 25-30 आदमियों से ज़्यादा जमा न कर सका। सहदेव कांग्रेस यूनियन में शामिल हो गया। 5 साल के अंदर ही वो मोहिना कलवरी का एक तजुर्बाकार और भरोसामंद लेबर बन गया। मोहिना कलवरी से कोई 2 किलोमीटर आयन धनबाद रोड में रघुनंदन भगत का 2 मंजिला मकान था। औरत के मामले में 2 आदमी मोहिना कलवरी में दूर दूर तक मशहूर थे। एक वेलफेयर ऑफिसर जाफरी साहब और दूसरा ये भगत। जाफरी साहब की फितरत को देखते हुए उनके एक पुराने दोस्त मौलवी जलालुद्दीन कहते हैं, साले तुम पर तो शेख सद्दू सवार है। जामुनी और उसका शौहर दिलीप दोनों भगत जी के लिए बंगाल के पिछड़े इलाके पुरुलिया से लड़कियां लाने का काम करते हैं। भगत जी मोहिना कलवरी का सबसे बड़ा ठेकेदार है। उसका ठेका आदमी सप्लाई का है। मोहिना कलवरी के तीनों मेन वो लोडर सप्लाई करता है। लगभग 800 लोडर हैं उसके पास और रोज़ाना 16 गाड़ी से फ़ी गाड़ी 2 आना कमीशन कमाता है। उस कॉलवरी में उभरता हुआ नेता ट्रेड यूनियन लीडर PN वर्मा भी था, जिसका तारुफ OB नाश ने घोषाल बाबू से कराया। इस्माइल साहब के जाने के बाद नए CME आईवन साहब बहाल हो गए थे। आईवन साहब ने PN वर्मा को एक नई यूनियन बनाने का मशवरा दिया। साथ ही ये भी कहा कि सोशलिस्ट यूनियन करप्ट हो गई है। पहली बार कोलवरी में मजदूर संघ का जलसा इतवार के दिन शाम 4 बजे को मधुबन बाज़ार में किया गया था। इस जलसे में प्रभुलाल हलवाई और भजनलाल बनिए से एक एक चौकी लेकर स्टेज बनाया गया। एक गेट भी सफ़ेद कपड़े पर सुनहरे कागज़ को तराश कर लिखा गया था, दौलत मजदूर संघ जिंदाबाद। माइक पर 10 बजे दिन से फिल्मी गाना बज रहा था। सुबह 6 बजे से गाड़ियां माइक लगाए तमाम शहर में ऐलान कर रही थी। जलसे का वक्त 4 बजे दिया हुआ था, मगर कार्रवाई 5 बजे शुरू हुई। सहदेव के पास बैठे गोहा ने PN वर्मा के बारे में कान में फुसफुसाया कि क्या हीरो लगता है। PN वर्मा ने मज़दूरों की तनख्वाहें बढ़ाने और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए कंपनी को 13 दिन का नोटिस दिया था। इस जलसे में वर्मा साहब ने घोषाल बाबू को खुद से माला पहनाई तो घोषाल बाबू मारे इज़्ज़त अफजाई के पसीने पसीने हुए जा रहे थे। वर्मा साहब ने CME आईवन साहब की ऑफिस में अर्जदाश्त पेश करते हुए 4-5 आदमियों को मुंतखब किया, जिसमें घोषाल बाबू और लाला दीप नारायण भी शामिल थे। घोषाल बाबू की 15 साला नौकरी में ये पहला मौका था कि वो CME ऑफिस में बैठे हों। अब मज़दूरों के तनख्वाहों में 20% का इजाफा हो गया था। अब पठान दंगल और वर्मा की पार्टी INTUC के दरमियान मार्का होने लगा, लड़ाई छिड़ गई। दोनों पर मुकदमा 107 दर्ज किया गया। सुबह सुबह रमजू की घरवाली रफ़ा हाजत को जाती है तो उसे लाला दीप नारायण की लाश नज़र आती है, जिसे खुफिया तौर पर वर्मा के आदमियों ने ही मारा था, लेकिन उसका इल्ज़ाम पठान दंगल पर डाल दिया गया। पठान दंगल के असगर खां और कासिम खां पकड़ लिए गए। प्रतिबाला मजुमदार की मुँहबोली बहन थी जो बंगाली ब्राह्मण थी और जवानी ही में बेवा हो गई थी। मजुमदार उसे अपने ही घर में ले आया था और 50 रुपये महीना देता था। सहदेव जो ज़ात का कुहार था, उसने ब्राह्मण से शादी कर ली, जिससे उसके गांव वालों ने उसकी बड़ी फजीहत की। 7 दिन रहकर वो गांव से वापस आए। उसी बीच जलिया की मुलाकात सहदेव से होती है और उसे देखकर उसे तकलीफ़ होती है कि जलिया तकलीफ़ में है। तो बाद में मालूम होता है कि वो 3 महीने से बीमार है और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। सहदेव से उसने कुछ पैसे मांगे तो उसने 100 रुपये का नोट बढ़ा दिया।
तब उसे लगा कि क्या मोहब्बत इसी चीज़ का नाम है कि पैसे पर इसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। एक दिन इतवार को जोनाथन के साथ झरिया गया, जहाँ बहुत ठंड थी। दोनों चाय पीने एक दुकान के पास बैठे थे। वहीं खतुनिया से मुलाकात होती है, जिसे यहाँ आए 6 बरस हो चुके हैं। खतुनिया का बेटा इरफान झरिया के हाई स्कूल में पढ़ रहा है। प्रतिबाला के पूछने पर खतुनिया ने कहा कि वो 5-6 रुपए एक दिन में कोयला बेचकर कमा लेती है। जब रहमत मियाँ मरा था तब इरफान की उम्र 8 साल थी और वो 4 क्लास में पढ़ रहा था। पीएन वर्मा ने मोहिना कलवरी अलख बाबू, घोषाल बाबू, दिलदार खां और राम भजन पांडे के सुपुर्द कर दी। घोषाल बाबू ने फूस बंगला में लबे सड़क एक पुख्ता मकान बनवा लिया था, जिसमें लगे हुए सारे सामान जैसे ईंट, बालू, सीमेंट वगैरह कंपनी के थे। लाला दीप नारायण की मौत के बाद उसकी बीवी और माँ दोनों लोडिंग की नौकरी कर लेती हैं। लालटेन एक दिन ऐसा गिरी कि कमर की हड्डी टूट गई। उसे चरंजी रब्बीदास के घर वाली आकर फारिग कराती है। लालटेन के बेटे का नाम भीम है, जिसे काम पर लगाने के लिए उसने सहदेव से गुजारिश की है। एक दिन कोल माइंस ऑफिसर से 2 इंस्पेक्टर कोयले के नमूने के लिए आते हैं। ये काम सहदेव के सुपुर्द किया जाता है। वो मज़दूरों से 6 इंच की पट्टी कटवाता है। सहदेव इंस्पेक्टरों के सामने खड़े होकर उन्हें गप फंसा देता है, जहां चारों मजदूर अपनी जेबों में रखा कोयले का सुफूफ उस कोयले में मिला देते हैं। अब सी ग्रेड का कोयला बी ग्रेड हो जाता है और साल भर में तकरीबन 50 लाख रुपए का मुनाफा टर्नर मोरिसन कंपनी को देता है। रात को 8 बजे वाइट साहब सहदेव और ओवरमैन शिवपूजन के बंगले पर बुलवाता है और कल होने वाले स्ट्राइक के दिन भी काम चालू रखने की हिदायत देता है। कुल 32 मजदूर लेकर वो नीचे उतरता है। जब सारे हिंदुस्तान की कोयलवरियाँ बंद थी, टर्मोरेशन चालू रही। एक दिन सहदेव को वर्मा के बुलाने पर नहीं जाने पर बात बिगड़ जाती है, जिस पर वाइट साहब ने कहा था कि वो वर्मा से मिलकर गलतफहमियां दूर कर ले, लेकिन सहदेव इसके लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी ख़त्म होने के बाद गम में शराब पीकर सहदेव पीएन वर्मा के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करता है और उसी ने लाला दीप नारायण का कत्ल करवाया था, जबकि लोगों का ख्याल है कि इनामुल खां के लोगों ने मारा है। ये सुनकर वर्मा के गुर्गे सहदेव की खूब पिटाई करते हैं। मोहिना कोलवरी के बाज़ार में भगदड़ मच जाती है। वर्मा के 6 आदमियों ने अकेले सहदेव को खूब मारा और लेकिन किसी ने बीच में आने की हिम्मत नहीं की। मतलब ये कि जो कोलवरी का जो कल्चर है, वहाँ बहुत लोग खाइफ रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। तब चाय की एक बंद दुकान से एक शख्स भगवान दास तड़प कर निकलता है और जो खुद जनखा भगवान दास, मोगा भगवान दास कहलाता है, उसने बचाने की कोशिश करती है, लेकिन धक्का देकर उसे भी किनारे कर दिया जाता है। सहदेव ऐसी हालत में बेहोश हो जाता है। इरफान अब जवान हो गया है। अब वो चास नाला की कोलवरी में काम करने लगा है, जो सहदेव को कंपनी के पहलवानों ने निकाल दिया था। तो खतुनिया ने अपने बगल में कोठरी 3 रुपया महीना पर ले कर दी थी। उसी कोठरी में उसने 4 महीने गुजारे थे। इरफान तैयार होकर सिंदरी जाता है, वहीं अपने गुरु मजुमदार के पैर छूने। मजुमदार अपने मामा के बजाय कामरेड कहलवाना पसंद करता है। वो रिश्तेदारी को एक फंदा तस्वूर करता है। मजुमदार ने सहदेव के लिए पत्थर खेड़ा कोयलवरी में माइनिंग सरदार की नौकरी ढूंढ ली थी, जिसका एक मालिक बनिया है। इसके लिए उसे सिर्फ दस्तखत करने थे और उसके एवज़ में 250 रुपये मिल रहे थे। मजुमदार अब एक घोष के साथ काम कर रहा था, जिसने पूरी सिंदरी कारखाने में एक कामयाब यूनियन बना ली थी और सिंदरी, बलियापुर, गोविंदपुर के सारे इलाके में लाल झंडे लहरा दिए थे। इस यूनियन में 50,000 लोग थे। सहदेव अपने बेटे राजेंद्र की प्राइवेट स्कूल की फ़ीस कम कराने के लिए जेपी सिंह के पास जाता है, जो स्कूल कंपनी का कमेटी का रुकन है। ये जेपी सिंह कोई और नहीं बल्कि उसी के गांव जगेश्वर दुसाध था। जगेश्वर उससे पूछता है कितने लड़के हैं, तो बोलता है 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़ा यही लड़का राजेंद्र है, जिसकी उम्र 7 साल और तीसरी जमात में पढ़ता है। जगेश्वर ने पहली बीवी के ख़त्म हो जाने के बाद दूसरी शादी रंजना से की थी, जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी और उसके ख़तों किताबत यही देखती थी। पहली बीवी से एक लड़का था जो देहरादून में पढ़ रहा था। दूसरी बीवी से 2 बच्चे थे। सहदेव को जगेश्वर के ऐशो इशरत देखकर बहुत हैरत होती है। इंदिरा गांधी एक
का एक अहम कदम जो हिंदुस्तान भर की कोयलवरियों को कौमिया लिया गया था, नेशनलाइज किया गया था, यहीं पर नावल का दूसरा हिस्सा ख़त्म होता है। अब आते हैं हम तीसरे हिस्से की तरफ। भारत एक कोलिंग कोल के ऑफिसर सहदेव से, मिस्टर रोमानी, आपके नाम का पीएफ कहाँ है? चूंकि खाते में उसका नाम दर्ज था, यूनियन लीडरों ने खातों में नाम डलवाकर फीकस 2000 से 5000 तक वसूले थे और अच्छी कमाई की थी। कस्टोडियन के 4-5 ऑफिसर सुबह से खाते की जांच कर रहे थे। सिर्फ 10-12 केस ऐसे थे जिन पर शक किया गया था। सहदेव 2 बरस से काम कर रहा था, लेकिन पीएफ का पैसा कट रहा था या नहीं, कभी ये उसने मालूम नहीं किया। सहदेव हर महीना 400 रुपया माहवार के हिसाब से उठाता, लेकिन सिर्फ 200 के नोट ही अपने जेब में डाल पाता। जांच के बाद ऑफिस से बाहर निकला तो रहमान बाहर ही खड़ा था, जिसने पूछा कि क्या हुआ। सहदेव को 2 दिन पहले लिखना बावरी ने कहा था कि सहदेव भाई भेड़ों से ज़्यादा गडरिया हो गए हैं। छोटे इंजीनियर, बड़े इंजीनियर, उससे बड़े इंजीनियर, मैनेजर पर जनरल मैनेजर, फिर एरिया मैनेजर, फिर मटेरियल मैनेजर, एक लेबर पर एक अफसर वगैरह। सहदेव परेशान रहने लगा, क्योंकि बगैर पीएफ के उसके पास कोई पख्ता जवाज़ नहीं है कि वो इस कंपनी में काम भी करता है। अचानक उसे जगेशर याद आता है, जिसने कहा था कोई ज़रूरत पड़ने पर कभी आ जाए। जगेशर के पास जाता है तो बोलता है कि 6000 लगेंगे, लेकिन वो 3000 में काम करवा देगा। तभी उसको शिद्दत से एहसास होता है कि बग़ैर पैसे के कोई मसला का हल नहीं हो सकता। 6 महीना गुजर गया है, तभी एक नूरानी फरिश्ता कल्याण दत्ता ने उसे भारद्वाज से मिलवा दिया। उसका नाम एस.एन. भारद्वाज था, यानी सत्यनारायण भारद्वाज। ये यूनियन लीडर था और अहिंसा में विश्वास नहीं करता था। ये दलित मजदूर संघ का सरबराह भी था। उसने धरप सिंह को बुलाकर 7 नंबर ऑफिस में जाकर कस्टोडियन तिवारी सिंह घोष से कहा कि हफ्ता दिन के अंदर सहदेव का काम हो जाना चाहिए, वरना। सहदेव घोष बाबू को बताता है, जब से ये पत्थर खेड़ा कोलवरी में काम कर रहा है, उसका पीएफ जमा नहीं हुआ था और नौबत नौकरी ख़त्म होने की आ गई थी। धरप सिंह की धमकी का असर हुआ कि उसकी नौकरी बहाल हो गई और जब से वो बैठा था तनख्वाह भी उसे मिल गई। भारद्वाज ने सहदेव को बताया कि वाइट साहब से कहकर पीएन वर्मा ने तुम्हें नौकरी मोहिना कोलवरी से हटवाया था। तुम्हारी पिटाई के लिए मुझसे आदमी मांगे गए थे, लेकिन इनकार करने के बाद मिसिर जी के आदमी रावत और दिलसुख राम की से पिटाई करवाई थी। सहदेव इतराफ़ करते हुए कहता है कि मोहिना कोलवरी में 8 साल तक मेहनत उसने की थी। सहदेव अब धर्मा कोलवरी में 2 साल हो गए हैं। भारद्वाज की गाड़ी 305 को देखकर उसने उससे मुलाकात की थी, क्योंकि वो ड्यूटी पर लगा था। एक दिन भी उसके बंगले पर मुलाकात नहीं की थी। सहदेव को राधेलाल भारद्वाज से मिलते हुए देखा था, जिसने पूरी कोलवरी में खबर कर दी थी कि ये भारद्वाज का आदमी है। 3 नंबर मोहानी के रूफ में एक बड़ा सा क्रैक था, जिसको गिराने के लिए एतवार के दिन ओवरमैन हुसैन का नाम दर्ज था। एजेंट श्रीवास्तव चंद्र सिंह को बहुत मानते थे और ऐसा काम कर देते जिससे वो हाईलाइट हो। हुसैन को 20 साल माइनिंग का तजुर्बा था। उसने माइनिंग सरदार लखन यादव के साथ छत को उड़ा दिया, लेकिन उसमें हुसैन साहब ने एक खूंटा मिस्त्री और एक खूंटा हेल्पर अब्दी नींद सो गए, मतलब मर गए। आखिर सारा इल्ज़ाम माइनिंग सरदार लखन यादव के सर आ गया, लेकिन सहदेव की तरकीब से वो बच जाता है। एक कामन फूलमती को देखकर नेपाल यादव गाता है, अंधेरी कोठरिया में जादू के खेल, भैया में देवे गेलन भौजी में गेल, ऐसे भूट काले भेल। जब धर्मा कोलवरी में मजदूर संघ ऑफिस खुलता है तो छपरा की सबसे मशहूर नाच पार्टी होती है। उस जलसे में सहदेव ने पहली तकरीर की थी। 20 बरस गुजर जाने के बाद सहदेव अब लीडर बन गया है। पुलिस इंस्पेक्टर बागले, जो महाराष्ट्र में है, उस बात का इकरार करता है कि कोलफील्ड के लोग कत्ल करने का आर्ट जानते हैं। भारद्वाज ने सहदेव को कोलवरी से उठाकर पार्टी ऑफिस में बिठा दिया। वो उसे अपने भाई से ज़्यादा भरोसामंद जानता है, लेकिन गेट पर भरत सिंह उसे भी अच्छी तरह झांक पटक करने के बाद अंदर ही जाने देता है। मिसेस शालिनी घोष कोलवरी में किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर है, जो 11 साल से पढ़ा रही है। उसके शौहर को 5
6 बजे कुछ बदमाशों ने कत्ल कर दिया था। अब ये बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थी। इंस्पेक्टर मिंज जो पहले रांची में थे अब धनबाद आ गए हैं, और भरत सिंह जिसकी बहुत दिनों से तलाश जारी थी, मिसेस सालनी से पूछगछ कर रहे थे, और सालनी घोष ने उसे जानते हुए भी साफ इनकार कर दिया था। उस भरत सिंह का नाम संत लाल था। ये धर्मपुर कोयलवरी में रहता था। उसकी बहन की 2 पहलवान आकर इसमत दरी करते, जब जिससे वो गुस्से में आकर एक पहलवान की पिस्तौल छुपाकर भाग गया। एरिया 2 में एक कत्ल हो गया था, जिसको मालूम करने पर इंस्पेक्टर मिंज ने शालिनी से पूछताछ की थी। इस कत्ल की खबर जनमत अखबार में भी छपी थी। पिछले 6 बरस से मजुमदार प्रतिबाला से नहीं मिला था, लेकिन बीमारी का सुनकर जाता है। कलिया महताइन को गुंडों से बचाने के लिए भरत सिंह ने गुंडे की छाती में 6 गोली खाली कर दी थी। दूसरे गुंडे ने भरत सिंह को भी ख़त्म कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आदमी मजुमदार का भी शेख शहादत मियाँ था। 47 दिन बाद 5 आदमी को रांची हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाती है, लेकिन उधर भारद्वाज ने भरत सिंह का बदला लेने के लिए 5 का कत्ल करने का मुकम्मल मंसूबा बना लेता है। जब मजुमदार को मालूम होता है तो उसने उसकी ज़मानत रिलीज़ कम अज़ कम उस दिन के लिए रुकवा दी थी जिस दिन ये तमाम रिहा होने वाले थे। भारद्वाज को ये मालूम हुआ कि ये रिलीज़ मजुमदार ने रुकवाई है, तो जैसे ही उसकी गाड़ी घर के पास लगती है तो गोलियों की बौछार हो जाती है। इरफान का दाहिना हाथ घायल हो जाता है और एक ख़राब खड़ी गाड़ी के नीचे घुसकर जान बचाता है, लेकिन मजुमदार और 2 आदमी पीछे की सीट पर बैठे थे। कोई राह नहीं मिली उन्हें और वो मर जाते हैं। 2 आदमी वहीं ढेर हो गए और मजुमदार को खस्ता हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस सानहे से सारा पाथरडी बाज़ार आनन फानन बंद हो गया। मजुमदार को बचाने 5-5 डॉक्टरों की टीम लगी थी। डॉक्टरों ने 72 घंटे का वक्त दिया था कि अगर इस दरमियान होश आ गया तो ख़तरे से बाहर, वरना। सहदेव बहुत बेचैन है। मजुमदार के साथ गुजारे तमाम लम्हात उसके जहन में नक्श कर रहे हैं। उसको फ़ोन किए 1 घंटा हो चुका था। फिर फ़ोन उठाकर नंबर डायल किया। आवाज़ आई, मजुमदार इज़ नो मोर सर। मजुमदार हमेशा के लिए अबदी नींद सो जाता है। 3 मील लंबा जुलूस आज तक कोलफील्ड में नहीं निकला। सिन्हा साहब मरे थे तब भी नहीं। 1981 में इंदिरा गांधी गोल्फ ग्राउंड में आई थी तब भी नहीं। सहदेव ऑफिस में था। उसे नारों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हथियारों को फांसी दो, खून का बदला खून से लेंगे। सबसे आगे धोती कुर्ता में घोष बाबू हैं। उनके दोनों तरफ इरफान, वासुदेव, वज़ीर अंसारी, मोहिना कोलवरी वाला, जोनाथन, सत्तार, मधुकर, हमीद, जिधर वो श्रीवास्तव, प्रधान, विमल चौधरी। लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जुलूस का दूसरा हिस्सा झरिया पहुंच गया होगा। अचानक खतुनिया पर नज़र पड़ती है, जो अपना हाथ उठा कर बराबर नारे लगा रही है। खतुनिया की आंखों में आग नज़र आती है। जुलूस गुज़र गया। वो कदम बढ़ाता जुलूस के पीछे पीछे चलने लगता है और इसी पर पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जुल्म व इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ उठाने वाली आवाज़ की कहानी है, और इलियास अहमद ने इस नावल में गरीब मज़दूर तबके को अपने नावलों का हिस्सा बनाया है और ये बताने की कोशिश की है कि उनका जो असली मकसद है नावल लिखने का, वो उनमें वो कामयाब नज़र आते हैं। वो मज़दूरों की हिमायत में और ज़ालिम लोगों की मुखालफत में कहानी लिखने का हुनर जाते हैं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट तहरीक से वाबस्ता है, तरक्की पसंद तहरीक के मैनिफेस्टो से वो वाबस्ता है, और इसी बुनियाद पर ये नावल लिखा गया है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।